हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। आज की इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है एमआरटी, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या होती है ये? आज की जो चर्चा हम करेंगे ये दरअसल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। एमआरटी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं इसको। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा, थेरेपी को चिकित्सा। ठीक है माय डियर फ्रेंड। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बायोलॉजिकल साइंस वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ताकि ये टेक्नोलॉजी आपको इजी वे में समझ में आए। ध्यान से समझना, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि क्या जो सेल होती है वे दो टाइप की होती है। सेल क्या होती है? हमारी बॉडी की सबसे फंक्शनल यूनिट होती है, सबसे फंडामेंटल यूनिट। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किस कौन से किंगडम में होते हैं? ये मोनेरा, जो मोनेरा किंगडम होते हैं उसमें, जिसमें सभी के सभी बैक्टीरिया आते हैं, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। फर्दर जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, एक एनिमल सेल और एक आपकी प्लांट सेल। डन माय डियर फ्रेंड, क्लियर हुई बात? अब जो ये सपोज करो ये आपकी सेल है, ये हमारी क्या यूकैरियोटिक सेल है। ये कोई भी यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे फंक्शनल जो पार्ट होता है इसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में डीएनए और जीन प्रेजेंस होते हैं या नहीं होते, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्लियर? और इसके अतिरिक्त इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया और ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक डीएनए पाया जाता है, एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हम एमडीएनए। क्या बोलते हैं? एमडीएनए। इसकी फुल फॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड्स। बोलो मेरे साथ, माइटोकॉन्ड्रियल डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड। और ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी एक और डीएनए पाया जाता है। बात क्लियर है? डीएनए क्या होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं माता पिता से ही बच्चों में स्थानांतरित होने वाले जितने भी गुण होते हैं, जितने भी ट्रेट्स होते हैं, वो इन जेनेटिक मटेरियल के माध्यम से जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इन सब की चर्चा है मैंने डीएनए और आरएनए वाली वीडियो में की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखना, न्यूक्लिक एसिड लक्ष्य विजन देखना, फिर आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सेल टू टाइप की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है दरअसल बैक्टीरिया में पाई जाती है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है दो टाइप की होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एक ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए और जीन होता है, क्रोमेटिन मटेरियल। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक डीएनए होता है जिसे हम एमडीएनए बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में भी एक डीएनए होता है। इतनी बात स्पष्ट? चलिए अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना, फुल कंसंट्रेट होना माय डियर फ्रेंड, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अगर आप कंसंट्रेट नहीं होगे तो मे भी आपको ऊपर से भी जा सकते हैं, सर के ऊपर में। न्यूक्लियस में आपका डीएनए है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? ये फीमेल का एक ओव्यूम होता है जिसे हम अंडाणु बोलते हैं। ओव्यूम 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 क्या होता है? एक तरह का ओव्यूम एक प्रकार की सेल है। क्या है? सेल है।
और ये वही सेल होती है जैसे हमारी बॉडी की सेल होती है, जिसमें सभी सेल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, जो भी नॉर्मल सेल में होते हैं सभी के सभी सेल ऑर्गन्स इसमें ओवियम में होते हैं। और ये होता है आपका स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म इज ऑल्सो सेल। ये भी क्या होती है? सेल होती है। दोनों की दोनों स्पर्म और ओवेरी क्या होती है? सेल होती है, और इसमें सभी के सभी सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ये बात क्लियर है? जब जो स्पर्म होता है ओव्यूम में पेनिट्रेट होता है, ओव्यूम में पेनिट्रेट होता है, तो जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, जिसमें डीएनए क्रोमोसोम, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, वो ट्रांसफर हो जाती है। इतनी बात क्लियर हुई? क्या मैंने कहा? जब स्पर्म इसमें पेनिट्रेट होता है ओव्यूम में, ओव्यूम में जैसे ये पेनिट्रेट होता है, अपना न्यूक्लियस जो होता है ओव्यूम में ट्रांसफर करता है, जिससे स्पर्म की जो इन्फॉर्मेशंस, आई मीन जो मेल पेरेंट्स है उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस इस ओव्यूम में चली जाती है। क्लियर हुई माय डियर फ्रेंड? और फिर जो एक न्यूक्लियस इसका भी था ओव्यूम का, ओव्यूम का न्यूक्लियस में भी जो सारी इन्फॉर्मेशन है डीएनए की, वो भी यही रहती है, जिससे क्या होता है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिससे क्या बनता है? जाइगोट, जिसे हम भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण। ठीक है। हम में और आप में जितने भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने भी जो ट्रेड्स होते हैं, वे इसी प्रकार से तो ट्रांसफर होते हैं। आई मीन एग्जांपल समझो, कोई भी व्यक्ति है, लेट्स सपोज मैं अपने आप को ले लेता हूँ, कि जो मेरे अंदर जितने भी ट्रेड्स हुए, मेरे बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स बने, इस प्रकार से तो बने। आई मीन मेरे फादर का स्पर्म ओव्यूम से पेनिट्रेट कराया, जिसके न्यूक्लियस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी, और वो इंफॉर्मेशन इस ओव्यूम में जाने के बाद एक जाइगोट का निर्माण होता है, मतलब मेरा। ठीक है। जाइगोट भ्रूण बढ़ता है। ठीक है। और फिर इस भ्रूण में फर्दर सेल डिवीजन होते जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। हिंदी में क्लियर हुई? आपको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, इन द केस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो भी उस जाइगोट में ट्रांसफर होता है। याद रखना माय डियर फ्रेंड, क्या कि जो फीमेल का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, वो भी जाइगोट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, जिसको हम एमडीएनए बोलते हैं। ये इसमें याद रखना, जो फीमेल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, वो भी जाइगोट में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब जब ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या करता है, ये हमारा जो जाइगोट होता है उसके ब्रेन के डेवलपिंग में काम करता है। कैसे? आपको पता होगा कि जो जाइगोट होता है, जो छोटा सा बेबी होता है, उसके 60% ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल के गर्भाशय में ही होता है। और उसके जो डेवलपमेंट होने में कौन सा डीएनए इंपॉर्टेंट होता है? एमडीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया डिऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड, जो कि फीमेल से मिलता है, वुमेन से लगता है। आई मीन कह सकते हैं कि हम जो जेनेटिक करेक्टर में, जेनेटिक ट्रेस में ट्रांसफर होने का जो उतने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो रादर पेरेंट्स से अपेक्षा माता की ज़्यादा होती है, क्योंकि पिताजी का तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए ही ट्रांसफर होता है। माता का न्यूक्लियर डीएनए के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी ट्रांसफर होता है, जो बेबी के जो जाइगोट होता है उसके मेंटली डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। क्लियर हुई बात? किसी कारणवश फीमेल का, किसी भी कारणवश अगर इस फीमेल का जो एमडीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, अगर ये डिसऑर्डर हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है, तो वो छोटा एम्ब्रियो होता था, उसका डेवलपमेंट सही से हो नहीं पाएगा। या तो वो जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाएगा, या वो एबॉर्शन हो जाएगा उसका, और मेंटली रूप से जी नहीं पाएगा, जिस कारण ये जब उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या हो? फॉल्टी हो। तो ये नेचुरल प्रोसेस होते हैं, इसमें किसी फीमेल की कोई भी भूमिका नहीं होती है। क्लियर हुई इतनी सी बात? मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना माय डियर फ्रेंड। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो मेल का स्पर्म फीमेल की ओव्यूम आपस में पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट करने के दौरान जो मेल का जो न्यूक्लियर वाला पार्ट होता है, उसमें जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर होती है, और इसी प्रकार से जो फीमेल का जो जेनेटिक न्यूक्लियर वाला पार्ट होता है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है जाइगोट में। क्लियर हुई बात?
मेल का तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वाला जो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन होती है वही ट्रांसफर होती है। फीमेल की न्यूक्लियर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी ट्रांसफर होता है, एमडीएनए भी ट्रांसफर होता है। ये एमडीएनए का काम क्या होता है, जो जाइगोट होता है, जो भ्रूण होता है, उसके मानसिक विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर ये एमडीएनए किसी भी कारणवश ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो जो बेबी होता है उसका मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता है, इसीलिए वो या तो जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाता है या पेट में ही एबॉर्शन हो जाता है उसका। इतनी बात क्लियर हुई। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया या फॉल्टी हुआ है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को ही डिस्प्लेस कर देना कि जो टेक्नोलॉजी होती है वही एमआरटी होती है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इतनी सी बात स्पष्ट हुई आपको। अब ये कैसे होता है अब हम ये बात करते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, क्लियर। देखिए होता कैसे ही, हम पढ़ रहे हैं एमआरटी, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या डिफरेंट, ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूँ ये किसी भी वुमेन का ओव्यूम है, इस ओव्यूम में न्यूक्लियस है ये, और ये साइड साइड में आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये फॉल्टी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फॉल्टी है या इनमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर है। इतनी बात स्पष्ट है। अब ये दूसरी वुमेन का ओव्यूम है, कोई भी स्वस्थ फीमेल का जो ओव्यूम होता है। हमारे इंडिया में एक लॉ बना हुआ है कि क्या 23 साल से उम्र की महिला ही ओव्यूम को डोनेट कर सकती है और 21 साल से अधिक आयु का पुरुष ही स्पर्म को डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये हमारे देश में एक नियम कानून है। अब ध्यान से देखना, क्या ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर वाला, और ये हो गया आपका ये न्यूक्लियस है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हेल्दी है, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, हेल्दी है, ठीक है। मैं डिफरेंट अब होता क्या है देखो, जो एमआरटी का जो प्रोसेस होता है ना वो दो तरह से होता है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी हो सकता है और एक फर्टिलाइजेशन के बाद भी हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन से पहले का मतलब ध्यान से देखो, जो ये माइटोकॉन्ड्रियल फॉल्टी है, जो भी डिसऑर्डर है, हम क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियस को निकाल देंगे यहाँ से। इसके न्यूक्लियस को हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, कौन सा, जो डिसऑर्डर वाला है। और फिर जो हेल्दी वाला है इसके भी न्यूक्लियस को हम यहाँ से निकाल देंगे। अब जब इसके न्यूक्लियस को हम निकाल देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का होएगा, जिस पर क्या होएगा, आपका स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। फिर जो हमने ये वाला न्यूक्लियस निकाला है इसमें इसको क्या कर देंगे, हम पेनिट्रेट कर देंगे। अब ये क्या हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो फॉल्टी था, जो डिसऑर्डर था, इसकी जगह पर एक हेल्दी वाला आ गया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी हो गया। अब इसमें जब हम फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस कराएंगे, जो एम्ब्रियो होएगा वो स्वस्थ होएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो था फर्टिलाइजेशन से पहले, आपको विजिबल है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज विजिबल, ठीक है। ये जो प्रोसेस था ये फर्टिलाइजेशन से पहले था, तो इसको बोलते हैं हम मैटरनल स्पाइंडल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, मैटरनल स्पाइंडल ट्रांसफर। इतनी सी बात समझ में आई आपको। हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन से पहले ही किसी भी तरह से जो जिस फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्डर है उस वुमेन के हमने माइटोकॉन्ड्रिया उसके ओव्यूम को निकाल लिया किसी तरह से। अब निकालने के पश्चात हमने क्या किया, उसके न्यूक्लियस वाले पार्ट को निकाल लिया जिसमें उस वुमेन के सारे जेनेटिक मटेरियल, सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, हेल्दी वाले के न्यूक्लियस को निकाल लिया जिससे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचे, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया बचा। अब उस
इस फीमेल का न्यूक्लियस इसमें पेनिट्रेट करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैटरनल स्पाइंडल ट्रांसफर। अब इस न्यूक्लियस में जब किसकी प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी, तो जो ये मेल का जो न्यूक्लियस होता है और फीमेल का जो न्यूक्लियस होता है, दोनों के दोनों अपने जेनेटिक गुण ट्रांसफर करेंगे। और इसके साथ साथ जो वुमेन का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी अपने डीएनए को देगा। और इस डीएनए का मुख्य कार्य होता है कि बच्चे की जो जाइगोट होता है उसके मानसिक उसका डेवलपमेंट करना। हमारे जो दिमाग का जो विस्तार है, ये जो हमारा मेंटली जो ग्रोथ है, हमारे माता पे जब हम गर्भाशय में होते हैं तो 50 से 60% हो जाता है, फिर 40% जब हमारा जन्म हो जाता है तब होता है। दिमाग के लिए आपको मैटरनल स्पाइनल ट्रांसफर भी होता है। अब जो ये प्रोसेस होता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम प्रो न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? प्रो न्यूक्लियर। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन से पहले हो गया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान से समझना ये वाला टॉपिक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन जैसे कि ये क्या, किसी भी वुमेन को ओव्यूम है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, ये न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, तो जो ये न्यूक्लियस, ये जो जिसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फॉल्टी है। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है? फॉल्टी है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा कैसा है? इसमें फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है। डन माय डियर फ्रेंड। अब जो ये जाइगोट बनेगा, जब ये क्या बनेगा? जाइगोट। जब ये जाइगोट बनेगा तो जो इसका न्यूक्लियस होएगा और जो इसमें भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो भी क्या होंगे? फॉल्टी होंगे। ये फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हम प्रो न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? प्रो न्यूक्लियर। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये दूसरा ओव्यूम है, क्लियर बात। इस ओव्यूम का भी जो फर्टिलाइजेशन है, जो ये हेल्दी ओव्यूम है, ये दूसरा ओव्यूम है जिसमें जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या है? हेल्दी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसमें हेल्दी है। डन माय डियर फ्रेंड। अब इस ओव्यूम में भी जो फर्टिलाइजेशन है उसी वाले स्पर्म से कराना जिसको पहले वाले से कराया था। सेम स्पर्म रहना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियस है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। ये क्या हो गया? जाइगोट हो गया। इस जाइगोट में न्यूक्लियस भी होएगा और आपका स्वस्थ हेल्दी क्या होएगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी होएगा। क्लियर है बात? अगर हमें ध्यान से समझना, जब कभी हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को डिसऑर्डर या फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया से हमें रिमूव करना है तो जाइगोट के बीच में ट्रांसफर होता है, ओव्यूम के बीच में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर देखो, दोनों के दोनों क्या है? जाइगोट है। ये वाला जो जाइगोट है ये डिसऑर्डर वाला है। कौन से वाला है? डिसऑर्डर या फॉल्टी जाइगोट है। ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया का जाइगोट है ये। और जो ये वाला जो एंजाइगोट है ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें। डन माय डियर फ्रेंड। अब होता क्या है, ये प्रोसेस कैसे किया जाता है? जो डिसऑर्डर जो जाइगोट है इसके न्यूक्लियस को निकाल लिया जाता है। इसके न्यूक्लियस को क्या करा? यहाँ से निकाल लिया, और इसके बीच के हम न्यूक्लियस को यहाँ से निकाल लेते हैं। क्लियर? अब जो ये हेल्दी वाला जो जाइगोट है, जो हेल्दी वाले जो जाइगोट का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको इस वाले न्यूक्लियस के साथ मिला देते हैं, जिससे हमारा जो जाइगोट होता है वो क्या हो जाता है? जाइगोट
हेल्दी हो जाता है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया वाला जाइगोट हो जाता है। तो इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। और जो भी ये बेबी होता है ये ट्री पेरेंटियल होता है। क्या होता है? ट्री पेरेंटियल बेबी होता है। ट्री पेरेंटियल बेबी, ट्री पेरेंटियल बेबी क्यों होता है भाई? सिंपल सी बात है, स्पर्म जो होता है वो किसी मैन का है, किसी जैविक पुरुष का, और जो ओव्यूम होता है वो किसी डोनर वुमेन का है, डोनर वुमेन का है, जिससे हमने क्या लिया है? डोनर वुमेन से हमने क्या लिया? माइटोकॉन्ड्रिया लिया है। और जो एक वुमेन का भी ओव्यूम होता है, जिससे हमने क्या लिया? न्यूक्लियस लिया। ठीक है, तो इस प्रकार के बेबी को हम बोलते हैं ट्री पेरेंटल बेबी। क्या कौन सा बेबी? ट्री पेरेंटल बेबी। जिस बच्चे के निर्माण में, जिस बच्चे के विकास में 3 लोगों का योगदान होता है, उसको हम बोलते हैं ट्री पेरेंटल बेबी। समझ में आई थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी? क्लियर माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, बस यही था इसमें। और आपको इसकी एक केस स्टडी भी है। यूनाइटेड किंगडम में एक वुमेन हुई थी, उस वुमेन के 8 बच्चे हुए थे, 8 के 8 बच्चों की मृत्यु हुई थी। पहले 6 की तो मृत्यु हुई थी, और जो 7वां बच्चा था वो 4 साल की एज में था तब उसकी डेथ हो गई थी। और एक 8वें बच्चे की जब वो 21 साल को हुआ था जब उसकी डेथ हो गई थी। और इसी की वजह से, ठीक है। सो इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में प्रतिपादित किया था 2014 में, 2014 में। क्या माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये टेक्नोलॉजी समझाने में सही प्रयास रहा मेरा? कोई कमी हो तो आप कमेंट में बताना, ताकि मैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ। ओके माय डियर फ्रेंड, सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।